नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा या राष्ट्रवाद में तुलना पर बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में सन 1885 से 1905 तक का काल उदारवादी काल तथा 1906 से 1919 तक का काल उग्रवादी काल कहा जाता है। इन दोनों ही विचारधाराओं में महान देशभक्त नेता थे जो तात्कालिक परिस्थितियों से असंतुष्ट थे। ये दोनों विचारधारा देश में जागृति पैदा कर स्वराज प्राप्ति करना चाहते थे। इन दोनों ने भारतीय आंदोलन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदारवाद और उग्रवादियों दोनों की विचारधारा और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण अंतर थे। उद्देश्य की दृष्टि से उदारवाद तथा उग्रवादी दोनों का ही उद्देश्य था स्वशासन की प्राप्ति, लेकिन उदारवादियों के अनुसार स्वशासन का आशय था क्रमिक सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति करना। लेकिन उग्रवादी किसी भी रूप में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे और उनका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। अगर विश्वास एवं दृष्टिकोण से देखें तो उदारवादियों की अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था। वे सोचते थे कि अंग्रेज़ों को भारतीय दृष्टिकोण समझा दिया जाए तो वे इस पर विश्वास कर लेंगे। इसके विपरीत उग्रवादी अंग्रेज़ों में ज़रा सा भी विश्वास नहीं करते थे, वे उन्हें भारत पर कलंक मानते थे। नेतृत्व संबंधी अंतरों पर जब हम बात करेंगे तो देखते हैं कि उदारवादी विचारधारा के अधिकांश नेता उच्च वर्ग के शालीन व्यक्ति थे। वे पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे, उनका प्रभाव शिक्षित वर्ग तक ही था। इसके विपरीत उग्रवादी विचारधारा के नेता मध्यम वर्ग के थे जो राष्ट्रीय शिक्षा पर अधिक विश्वास रखते थे और उन्हें मध्यम वर्ग और जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था। अगर साधनों की दृष्टि से बात करें तो उदारवादी केवल संवैधानिक साधनों में ही विश्वास रखते थे। उनके साधन थे प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल भेजना, भाषण आदि। इसके स्थान पर उग्रवादी स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध रूपी साधनों को अपनाकर स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। उग्रवादियों ने उदारवादियों के साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति करार दिया। अगर भारत ब्रिटिश संबंधों के आधार पर इनको देखें तो उदारवादियों के अनुसार भारत और ब्रिटेन के हितों में मूलभूत विरोध नहीं है। वे ब्रिटिश शासन को भारत के हित में समझते थे। इसके विपरीत उग्रवादी ब्रिटेन को भारत के स्वाभिमान पर कलंक मानते थे। स्वदेशी के संबंध में देखें तो उदारवादी और उग्रवादी दोनों स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में थे, लेकिन उदारवादी के अनुसार स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा माध्यम था जिससे अंग्रेज़ों पर दबाव डाला जा सकता था। इसके विपरीत उग्रवादी इसे आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अस्त्र के रूप में मानते थे। बहिष्कार के संबंध में अगर हम देखें तो उग्रवादी बहिष्कार के समर्थक थे तथा उदारवादी नहीं थे। उग्रवादियों ने बहिष्कार का प्रयोग एक व्यापक रूप से किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं, सामानों का बहिष्कार किया, सरकारी नौकरी, उपाधियां आदि का बहिष्कार किया गया तथा इससे स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला जो स्वराज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। स्वावलंबन संबंधी बात करें तो उदारवादियों ने प्रार्थना पत्र और रियायत की राजनीति अपनाई, जिसे उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर आलोचना की। इसके विपरीत उग्रवादियों ने स्वावलंबन की नीति को अपनाया। अगर सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव पर बात करें तो उदारवादी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि उग्रवादी प्राचीन हिंदू धर्म और संस्कृति से प्रभावित थे। उदारवाद की प्रेरणा पश्चिमी थी तथा उग्रवाद की प्रेरणा पूरी तरह भारतीय थी। वर्ग संबंधी अगर अंतर हम करें तो उदारवादी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अभिजात वर्ग के थे जो उच्च एवं साधन संपन्न परिवारों से थे। इनमें से प्रमुख रूप से गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि। इसके विपरीत उग्रवादी मध्यम वर्ग के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल इसमें प्रमुख थे। हम योगदान पर चर्चा करें तो उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन ने जहाँ शिक्षितों में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, वहीं उग्रवादियों ने इसे व्यापक आधार प्रदान किया और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। त्याग और समर्पण संबंधित बातों को देखें तो जहाँ उदारवादी आलोचकों का ये कहना है कि आराम कुर्सी की राजनीति में विश्वास रखते थे, गोखले जैसे नेता को अगर छोड़ दें जो देश और में त्याग करने के लिए बिल्कुल तत्पर थे, बाकी नेता उतने तत्पर नहीं थे। इसके विपरीत उग्रवादी देश के लिए त्याग करने और कष्ट सहने को पूरी तरह तैयार थे। सुधारों के दृष्टिकोण से देखें तो उदारवादी जहां क्रमिक सुधारों के द्वारा औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, वहीं उग्रवादी क्रांतिकारी परिवर्तनों के माध्यम से सुधारों के पक्ष में थे। इस प्रकार उदारवादियों
और उग्रवादियों में पर्याप्त अंतर होते हुए भी वे सच्चे देशभक्त थे और एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक थे। रामनाथ सुमन का कहना भी है कि दो विचारधारी एक दीपक के दो परिणाम थे। पहला प्रकाश का द्योतक था तो दूसरा गर्मी का। पहला बुद्धि पक्ष है तो दूसरा भाव पक्ष। पहला कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था तो दूसरे का उद्देश्य मानसिक परिवर्तन करना था। धन्यवाद।